2 अगस्त 2023 को दुखद खबर आई कि जाने माने आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई नहीं रहे। नितिन ने देवदास, हम दिल दे चुके सनम, लगान और द लेजेंड ऑफ भगत सिंह जैसी फिल्मों की दुनिया में जान फूंकी। देवदास ने मय का प्याला उठाया। वो प्याला किस समय का था, कैसी नक्काशी थी उस पर, किस रंग का था, ऐसी चीजों पर बारीकी से काम करता है एक आर्ट डायरेक्टर। नितिन हिंदी सिनेमा के सबसे नामी आर्ट डायरेक्टर्स में से एक थे। लेट 80 के दशक में उन्होंने अपना करियर शुरू किया। सलाम बॉम्बे, परिंदा उनकी छाप पाने वाली शुरुआती फिल्मों में रही। उसके बाद वो साल 2018 तक एक्टिव तौर पर काम करते रहे। नितिन के जाने से इंडस्ट्री को कभी न भर पाने वाली क्षति हुई है। उनको जानने के लिए, उनके काम को करीब से जानने के लिए मेरे कुलीग यमन ने प्रोडक्शन डिजाइनर मुनीश सप्पल से बात की। मुनीश ने रब ने बना दी जोड़ी पर बतौर प्रोडक्शन डिजाइनर काम किया था। उसके साथ ही वो पिंजर और पहेली जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्मों के आर्ट डायरेक्टर भी रहे हैं। मुनीश के साथ हुई यमन की बातचीत आप आगे देख सकते हैं। एक आम आदमी को समझने के लिए या समझाने के लिए आर्ट डायरेक्शन इन सिनेमा, आप ऐसा समझ लें कि जो भी आपको पर्दे पे लोकेशन, कोई जगह, कोई शहर, कोई कोई घर, कोई पार्क, कोई भी ऐसी जो चीज दिख रही है वो आर्ट डायरेक्शन के अंतर्गत आती है। दूसरी जो खास चीज है कि जो प्रॉपर्टीज, प्रॉप्स, सड़क पे चलते हुए वाहन, गाड़ियां, घर में रखा हुआ सामान, किचन में रखा हुई चीजें, आदमी के हाथ में पकड़ा हुआ बैग, ये ऐसी तमाम चीजें जो प्रॉपर्टीज हैं, ये भी आर्ट डायरेक्शन के अंतर में आती है। तो अगर मोटे तौर पे कहा जाए कि जो जो लोकेशंस है, यानी कि कहाँ पे हो रहा है, पहाड़ है, नदी है, कई बार वहां पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लैंडस्केप है, वो भी आर्ट डायरेक्शन के अंतर ही आएगी। तो जिस तरह से आप ऐसा समझ लीजिए कि मोटे तौर पे कि कहानी कहाँ के, किस जगह के लिए कही जा रही है, किस अ, देश की कहानी है, किस शहर की कहानी है, किस वातावरण में वो कही जा रही है, उसको रिक्रिएट करना, उसको ढूंढना और उसको डायरेक्टर तक पहुंचाना और उसको सजेस्ट करना कि ये कहानी यहाँ पे कही जाएगी, तो जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होगा। और मोटे तौर पे जो आर्ट डायरेक्टर है वो एक असिस्टेंट है टू द डायरेक्टर। आप मोटे तौर पे कहें तो मैं जैसा समझता हूँ वो ये है कि जो हमारा डायरेक्टर है वो एक मास्टर पेंटर है, यानी वो पेंटिंग उसकी है, एक कहानी, एक जो उसके दिमाग में है, जो अब कहेगा, विजुअल के माध्यम से, है ना, कैमरा के माध्यम से उसे कैप्चर किया जाएगा, तो वो मास्टर पेंटर है। तो कैमरामैन है, आर्ट डायरेक्टर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, एक्टर्स हैं, हम सब उसके असिस्टेंट हैं। हम अलग अलग पेंटर्स हैं, बट हम उसे असिस्ट कर रहे हैं उसकी पेंटिंग बनाने में। तो जो उसके दिमाग में एक तरह का खाका, एक तरह का विजुअलाइजेशन, एक तरह का इमेज होती है, उसकी लोकेशंस को लेके, उन जगहों को लेके, उन प्रॉप्स को लेके, हाँ, वो उसको ढूंढना और उस तक पहुंचाना और उसको सेटिस्फाई करना, उसको खुश करना, ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसको लगे कि हाँ, जो उसने सोचा था वो चीजें उसे मिल गई। मोटे तौर पे ये है आर्ट डायरेक्शन। और आज के समय में चूंकि आप देख रहे होंगे कि आर्ट डायरेक्शन के साथ साथ एक लफ्ज और यूज हो रहा है जिसे प्रोडक्शन डिजाइन कहते हैं, मैं उसी जो पे अभी आने कुछ वाला साल था। पहले भारत में इंट्रोड्यूस हुआ है। हालांकि बरसों पुराना टर्म है ये, और मैं चूंकि ड्रामा से हूँ, ड्रामा स्कूल से हूँ, तो ये चीज़ मैंने, मेरा ख्याल है जहाँ तक मुझे याद है, मैंने 87 में सीख ली थी कि प्रोडक्शन डिजाइन क्या होता है, क्योंकि मैं थिएटर में इसका इस्तेमाल कर चुका हूँ। तो जो एक प्रोडक्शन डिजाइन है ये थोड़ी सी और आगे बढ़ के एक विधा है, हालांकि वो पूरी तरह से यूज नहीं हो रही हमारे यहाँ। उसका काम ये है कि इज अ सेकेंड कमांड, डायरेक्टर के बाद एक्चुअली वो आदमी होता है। पूरा जो कुछ भी आप सामने देखेंगे स्क्रीन पे, वो उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी उसकी होती है। उसमें आर्ट डायरेक्शन का पार्ट भी आता है, यानी कि वो हायर करता है आर्ट डायरेक्टर्स अलग अलग, कोई सेट बनाता है, कोई शूटिंग अटेंड करता है, कोई प्रॉप मास्टर होता है। इस तरह से कई आर्ट डायरेक्टर वो हायर कर सकता है एक प्रोडक्शन डिजाइनर। उसी के साथ साथ फिर वो कॉस्ट्यूम्स के साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाता है, एक पैलेट बनाता है फिल्म की, कि फिल्म के रंग ये होंगे, इस तरह से वो दिखेगी, तो कॉस्ट्यूम इस तरह से बनने चाहिए। ना कि वो कॉस्ट्यूम करता नहीं है, सिलता नहीं है, डिजाइन नहीं करता, बट उनको, उनके साथ जुड़ा रहता है, उनकी मदद करता है, उनको एक गाइड करता है। सेम इसी तरह से वो गाइड करता है कैमरामैन को कि हमने इस तरह से सोची है फिल्म, इस तरह की लाइटिंग होगी, इस तरह की माहौल होगा, इस तरह से थंडर
सुनाई देगा और इस तरह से शावर आएंगे, इस तरह के कमरा में कम लाइट होगी, इस कमरे में ज्यादा लाइट होगी, ये खुशनुमा लाइट होगी और ये दुखी वाली लाइट होगी। इस सब की चीजों की वो तैयारी करता है और इन सब से वो एक तरह का लेजान, एक तरह से कोऑर्डिनेशन, एक तरह से समन्वय स्थापित करने की कोशिश करता है, जो करना चाहिए, यानी करता है मतलब तो पता नहीं, मगर उसे करना चाहिए। ये तो ये एक नया टर्म है जो हालांकि सभी लिख रहे हैं, प्रोडक्शन डिजाइन, और ठीक भी है क्योंकि अभी नया नया आया है, तो जो जैसा चाहे लिख सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट इसका काम ये है प्रोडक्शन डिजाइन का। और एक बरसों से, यानी कि आप ऐसा समझ लें कि मैं तो जुमा जुमा मैंने 89 90 से, चाणक्य के समय से अपना काम शुरू किया था, और बहुत साल नहीं हुए, 30 35 ही साल हुए, लेकिन उससे भी मुझसे भी पहले ये सब काम होते रहे और लोग करते रहे इन चीज़ों को, और बहुत अच्छा काम होता रहा, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनी ब्लैक एंड व्हाइट इरा की, बहुत खूबसूरत काम किया गया उसमें भी। बस वही है कि टर्म्स और उनको बोलने के चलन बदलते रहे, है ना। तो ऐसा नहीं था कि जो उस समय का आर्ट डायरेक्टर था वो कम लायक था और प्रोडक्शन डिजाइनर ज्यादा लायक बंदा कोई आ रहा है। नहीं, पढ़ाई बढ़ गई है चीजों की, एक कहना चाहिए कि एक एक कैनवस थोड़ा सा बड़ा हो गया है, सोच अलग हो गई है, चीजें बट गई हैं, काम अलग अलग बांट दिए गए हैं। वरना पहले आर्ट डायरेक्टर जो था वही लोकेशन देखता था, वही स्केचिंग करता था, वही सेट डिजाइन करता था, वो सेट कंस्ट्रक्ट भी करता था और वो शूटिंग भी कराता था, प्रॉप भी लाता था, सब काम एक ही व्यक्ति करता था पहले। उसकी जिंदगी आसान कर दी गई, अलग अलग चीजों में बांट के लोगों को, और उनको अलग अलग जिम्मेदारियां दे दी गई, जिससे चीजें थोड़ी सी और बेहतर हो पाए और अच्छी हो पाए और सलीके से हो पाए, है ना, देखने में और ज्यादा हम अच्छे से उसको समझ पाए। तो शायद इस वजह से ये चीजें आ गई हैं। और मुझे लगता है कि बहुत मोटी और सिंपल भाषा में यही है, जो आपको विजुअल दिख रहा है, जो जगह दिख रही है, जो लोकेशन दिख रही है, और उसके साथ जो प्रॉपर्टीज जुड़ी दिख रही हैं, हाँ ना, कोई सेट लगा है तो सेट, ये सारा काम आर्ट डायरेक्शन के अंतर्गत आता है। आर्ट में तो कुछ कमर्शियल नहीं होता है मोटे तौर पे। ये एक पेंटिंग है, ये एक पागलपन है ना। एक पेंटर हुसैन साहब को ले लो, वो जब पेंट करते हैं तो हो सकता है उनकी पेंटिंग 100 रुपए भी ना बिके, और हो सकता है कि एक वक्त ऐसा है कि करोड़ों और लाखों में उनकी पेंटिंग्स बिकती हैं। तो वो शायद पेंटिंग बनाते समय पेंटर ये तय नहीं करता कि कितने में बिकेगी। हाँ, ये जरूर है, जैसे कि एक जो मोटी चीज इससे जुड़ी है, जो मैं समझ पा रहा हूँ आपके सवाल से, कि सर्वाइवल, आपको पैसा क्या मिल पाता है जीने के लिए, तो थोड़ा बहुत मिल पाता है, बहुत नहीं मिल पाता। क्योंकि कोई भी टेक्नीशियन, मुझे नहीं लगता है कि अभी तक भारत में वो प्रचलन हुआ है कि जिनको कि बहुत सा पैसा मिल पाता है उन लोगों के अनुपात में जो हमारे अभिनेता हैं या हमारे निर्देशक हैं या हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, उनके अनुपात में। हालांकि अब ये कहना भी गलत है कि हमारी कितनी मेहनत है, उनकी कितनी मेहनत है, लेकिन फिर भी उस अनुपात में बहुत बहुत कम है, और कई बार मिलता भी नहीं है, कई बार पूरा नहीं मिलता, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सर्वाइवल होता है, हो जाता है कैसे भी। हाँ, हमें इससे फायदा, मुझे जरूर फायदा इसलिए कि मेरी एक तरह की एक छाप बन जाती है काम की, कि हाँ, इन्होंने अच्छा किया, डिटेल्ड किया, और देखने में बड़ा करेक्ट दिख रहा है, ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक अगर नहीं भी, ऐसे ऑथेंटिक की कोई ऐसी गारंटी तो कोई ले नहीं सकता कि कितना ऑथेंटिक है, लेकिन ऑथेंटिक एक इम्प्रेशन, ऑथेंटिसिटी का। सिनेमा जो है एक तरह का इम्प्रेशन है एक कहानी का, है ना। हम कोई डॉक्यूमेंट्रीज नहीं बना रहे किसी एक लाल किले पे या किसी एक फोर्ट के ऊपर या किसी एक इरा पे, हम एक तरह का एक इम्प्रेशन क्रिएट कर रहे हैं उस समय का। तो वो अगर आपको करेक्ट लगता है तो हमारा काम हो गया है। लेकिन उससे हमें फिनेंशियली बहुत फायदा नहीं होता है। फाइनेंशियली बहुत फायदा नहीं, ऐसा नहीं कि हमारे रेट बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं होता है कि मतलब हमें अचानक से जो है वो नया एक्टर जैसे लॉन्च होता है 2 करोड़ से 20 करोड़ तक सीधा पहुंच जाता है, वैसा नहीं है। हम अभी भी वही नीचे नीचे खेलते रहते हैं, क्योंकि बार्गेनिंग जबरदस्त होती है। रोते रहते हैं प्रोड्यूसर्स कि साहब इतनी बड़ी पिक्चर है, इतना काम है, कि एक हिसाब से ही दे सकेंगे। लेकिन ये होता है कि हाँ, थोड़ा फर्क पड़ता है जब आपकी फिल्म चल जाती है, आपका काम ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, और उससे हमें ये सबसे बड़ा जो फायदा होता है कि हमें काम और मिलने लगता है लगातार, उस तरह का। तो 19-20 का फर्क पड़ता है, जैसे ऐसे कह सकते हैं।
कि कहीं आप 2 रुपए ले रहे थे तो हो सकता है 3 रुपए मिलने लगे, लेकिन 2 के 20 हो जाए या 200 हो जाए, ये अभी तक इस भारत में तो नहीं हुआ है। क्योंकि बीइंग ए प्रोडक्शन डिजाइनर, जैसे मैंने अभी ये फिल्म की गदर, गदर 2, सॉरी, है ना, गदर 2 जो ये फिल्म है, तो अब इसमें जो वीएसएफएक्स का काम है, इसमें भी जिम्मेदारी काफी सारी हमारी है कि वो वीएसएफएक्स हमने क्यों किया, वीएसएफ की जरूरत क्या है। कई बार वीएसएफएक्स इसलिए करना पड़ता है कि आपका लैंडस्केप करेक्ट नहीं है, कई बार वीएसएफएक्स इसलिए करना पड़ता है कि जो कुछ दिख रहा है वो करेक्ट नहीं है, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें उनको सुधारने के लिए वीएसएफएक्स करना पड़ता है, जिसमें कि मेन चीज हो जाती है कई बार कि कुछ चीजें शायद गलत दिख रही हैं, उस वक्त पे हम उन्हें सुधार नहीं पाए। जैसे सड़क पे चलती बहुत सारी गाड़ियां, आप उनको रोक नहीं सकते, मना नहीं कर सकते, और सड़कों पर लगे हुए लाइट पोल जो शायद आप उखाड़ के नए नहीं लगा सकते, कई बार आपको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वो परमिशन नहीं देगा। इस तरह की बहुत सारी चीजें जो थोड़ी सी इम्पॉसिबल नुमा है, जो नहीं कर सकते आप, उनको फिर हम वीएसएफएक्स में चेंज करते हैं। तो वो जिम्मेदारी किसकी हुई? उस डिजाइनर की जिसकी वो लोकेशंस थी। तो अगर मोटे तौर पे कहूँ तो वो भी ड्राइंग हम करते हैं कि ये बहुत प्री है, दिखने के बाद, पोस्ट के बाद ये ऐसा दिखना चाहिए, तो दिखेगा। जी, वो डिटेल भी हम ड्रॉ करके उन्हें देते हैं, वीएसएफएक्स कंपनीज को भेजते हैं, तो वो अकॉर्डिंगली फिर उसको करते रहते हैं चीजें। सिवाय इसके कि तो वायर रिमूवल कर देना एक्शन में, जैसे आपने, आपको पता ही है, या थोड़े से आसमान में बादल डाल देना, वो वीएसएफएक्स नहीं है, वो तो है ही है, वो तो एक बहुत मामूली चीज है। लेकिन असली वीएसएफएक्स वही है जो बहुत सारी चीजें गलतियों से छूट जाती हैं, जो हो नहीं सकती उस वक्त पे, उस जगह पे, है ना, तो उनको फिर हम वैसे चेंज करा लेते हैं पोस्ट में। तो वो जिम्मेदारी भी एक डिजाइनर के तौर पे मुझे लगता है एक प्रोडक्शन डिजाइनर की ही है। मैं तो खैर कर ही रहा हूँ, मैंने इसमें भी किया है, और इससे पहले भी कई फिल्मों में मैंने किया है ये काम। मैं ऐसा कहूँ कि मेरी पहली मुलाकात नितिन से हुई है 89-90 में, चाणक्य के टाइम पे, क्योंकि मैं चाणक्य के समय आया था मुंबई। चाणक्य मेरा पहला काम था जिसमें मैं और नितिन दोनों ही थे, और चूंकि मेरा काफी करीबी मित्र कह सकते हो रहा, चूंकि यहाँ तो मिलना जुलना नहीं हो पाता, वैसे तो सभी मित्र हैं, जो आपका दुश्मन नहीं मित्र है, और हम लोग चूंकि एक ही विधा से जुड़े हुए लोग हैं, तो इस वजह से भी मित्र हैं। और चूंकि उसका उसका जो काम है, चूंकि मेरे सामने वो आ, देखते देख, मतलब 89-90 में जब मैं आया हूँ, तो चाणक्य में वो नीतीश रॉय साहब को असिस्ट कर रहा था, और हमारे साथ ही वो चाणक्य में ही डायरेक्टर के तौर पे हो गया, क्योंकि नीतीश दा को कहीं जाना था, तो वो भार इसके कंधों पे डाल के चले गए। और उसके साथ साथ मैंने इसके कई काम करीब से देखे, जिसमें कई फिल्में थी, कुछ ये काम था। तो वो अच्छा काम है, बहुत अच्छे लगन से करने वाला व्यक्ति, बहुत ईमानदारी से, मेहनत से काम करना, क्रिएटिवली और क्या किया जा सकता है उसको सोचना, और एक अच्छा नाम भी उसने पैदा किया। और उसके साथ साथ बहुत सारा काम ऐसा था जो उसके नाम से पहचाना जाता है, नितिन के नाम से, कि भाई उसने वो फिल्में की और उसको एक नया आयाम दिया, एक नया, जैसे कह सकते हैं कि अलग टाइप का पेंटर था भाई, वो भी एक पेंटर ही था, है ना। और बस वही फर्क एक हो जाता है कि सबकी विधाएं थोड़ी 19-20 आगे पीछे होती हैं, किसी का फैलाव कम ज्यादा हो सकता है। पेंटर सभी हैं, चाहे वैन गॉग हो, चाहे रैम्ब्रांट हो, चाहे वो हमारे हुसैन साहब हो, चाहे कोई भी हो, सबकी अपनी विधा, इसलिए सबकी अपनी एक पहचान है। तो कोई किसी से कंपैरिजन नहीं है, मगर ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट पेंटर, जिसको खोने का मुझे बड़ा अफसोस भी है, और एकदम से अचंभा भी है कि ऐसा कैसे वो कर सकता था, और क्यों करने की वजह ऐसी पड़ गई, क्योंकि बहुत सारे रास्ते निकाले जा सकते थे। शायद लोगों से बात ना करना, शायद थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होके बहुत सी चीजों को लेके वो दुखी रहा होगा। तो बहुत सी चीजें हम लोग कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत लगातार बातचीत तो हुई नहीं कभी। लेकिन हाँ, कभी कभी जब भी मिलना हुआ बहुत अच्छे से हुआ, कभी बात हुई तो बहुत अच्छे से हुई, क्योंकि वो भी अप्रिशिएट करता था मेरे काम को, क्योंकि मैं अकेला आदमी आर्ट, कॉस्ट्यूम, मेकअप, हेयर स्टाइल कर रहा हूँ। तो वो हंसता था, मजाक करता था कि तू असली प्रोडक्शन डिजाइनर है जो ये कर रहा भाई, हम लोग का तो नाम है खाली। लेकिन खैर वो मजाक की बात अलग होती, बट स्टिल उसके एक अंदाज था काम करने का, और बड़ा अच्छा खूबसूरत काम उसने किए, बड़े सफाई से किए, और डिटेलिंग के लिए फेमस था अपने काम, और कलर्स और डिजाइन के लिए फेमस था। प्रोड्यूसर भी बना, डायरेक्टर भी बना। उसने अपनी सारी जो ख्वाहिशें थी वो
पूरी की लगभग मोटी मोटी, लेकिन वो कहाँ आके अटक गया, कहाँ क्या हो गया, क्या मतलब डेस्टिनी रही, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। मेरे तो उसके सभी फेवरेट है, मुझे उसके सब काम अच्छे लगते हैं, और मैं उसे बोलता था ये सब मेरे काम है, तू कर रहा है, ये मुझे भी करने थे। क्योंकि बहुत सारी फिल्में ऐसी होती है, जैसे मैं आपको कहूँ, हालांकि ये मजाक वाली बात है, कि जैसे मैं कहूँ कि मेरी मुगले आजम बड़ी फेवरेट फिल्म थी, मैं सोचता था यार मैं उसका डायरेक्टर होता, साहब बीबी गुलाम का डायरेक्टर होता। जागते रहो मेरी बड़ी फेवरेट फिल्म है, जबकि बड़ी छोटी फिल्म है राज कपूर की। मैं सोचता था यार इसका डायरेक्शन बड़े मजे से मैं करता, क्योंकि थोड़ी थिएट्रिकल है, क्योंकि मैं ड्रामा से आया हूँ। तो ऑलमोस्ट इस ड्रामा, इट्स अ सेट्स, तो ड्रामा के सेट्स है स्टेज के ऊपर, जिसमें जागते रहो बनी है। लेकिन मुझे पता है कि मैं उस समय था नहीं, मैं पैदा ही नहीं हुआ था, तो वो मैं कर नहीं सकता। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में होती है जो हम चाहते हैं करना, हमें लगता है यार काश हमने की होती। अब मैं बोलूं लगान मैं करता, मैं अपने ढंग से करता, उसने अपने ढंग से की, मैं अलग पेंटर हूँ, अलग पेंटर है। हम दिल शगन भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बट वो स्टाइलाइज है, मैं थोड़ा स्टाइलाइज नहीं हूँ, मैं शायद वो नहीं कर पाता। बहुत सी फिल्में जो हैं संजय लीला बंसाली साहब की, वो शायद मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाए, क्योंकि मैं थोड़ा स्टाइलाइज पेंटर नहीं हूँ, मैं बड़ा रियलिस्टिक पेंटर हूँ। तो मैं खुद ही अपनी पेंटिंग्स चूज करता हूँ कि मुझे किस तरह की पेंटिंग्स करनी है। वो नितिन कर सकता था, तो नितिन ने ही की और बहुत अच्छी की। और इवन देवदास भी बड़ी स्टाइलाइज फिल्म थी, वेरी वेरी स्टाइलाइज। हाँ, हो सकता है मुझे कभी कोई ऐसा मौका मिले तो मैं भी उस लेवल पे कोशिश करूं कि मैं भी एक स्टाइलाइज फिल्म करूं। हालांकि मेरा 40 नहीं है, मुझे हर चीज का लॉजिक चाहिए कि ये भाई मकान शीशे का क्यों है, छत शीशे की क्यों है, कोई पत्थर मार देगा तो टूट जाएगा, नीचे आदमी जो बैठा है उसके लग जाएगी, या नॉर्मली ऐसे आर्किटेक्चर बनता नहीं है, या जो बहुत फालतू की बातें होती है। मैं ऐसी बातें बहुत सोचता हूँ, तो शायद वो मेरी गली नहीं है, जैसे होता ही है। मैं रेम्ब्रांट का फॉलोअर हूँ, तो मुझे थोड़ा सा रियलिज्म पे काम करना मुझे थोड़ा इजी लगता है, आसान लगता है। बट वो उसके सारे काम, उसके बहुत से काम है, उसको ये कह पाना कि उसका ये काम मुझे पसंद नहीं, ये गलत होगा। उसके सभी काम मुझे बहुत पसंद है, और बहुत वन ऑफ द फाइनेस्ट पेंटर है। था, वो गलत किया उसने कि जो अब नहीं है, उसको होना चाहिए था। तो हम लोग और लंबे समय तक काम करते साथ में, लेकिन ठीक है, अब डेस्टिनी, उसको जाना था, चला गया।